हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। आज के केस के अंदर हम लोग बात करेंगे कि हमारी सोसाइटी के अंदर एक कहावत है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर रहती है कि जब सभी लोग साथ छोड़ जाएं तब हमारे अपने ही हमारे काम आते हैं। इस कहावत को हम इस केस के अंदर झूठा सिद्ध करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पंजाबी फैमिली जो कि दिल्ली के अंदर पिछले 10 साल से रह रही होती है। एक दिन अचानक वो अपने पेट्रोल पंप पर होते हैं जिनमें एक बुड्ढे बाबा हैं और इनकी एक घरवाली है। वो दोनों के दोनों पेट्रोल पंप पर खड़े होते हैं, तभी सामने से दो बाइक सवार आते हैं, काला हेलमेट और काला उसी का गिलास होता है उसको पहनकर, और उनके ऊपर 3 राउंड फायरिंग करते हैं। खुशकिस्मती होती है उन लोगों की कि वो लोग इस हादसे का शिकार होते होते बच जाते हैं। जैसे ही वो भागकर निकलते हैं, तभी ये दोनों के दोनों अपने कक्ष के अंदर जाकर अंदर बैठ जाते हैं। इनका सांस बहुत ज्यादा फूला हुआ होता है और ये परेशान होते हैं कि आखिर हम पर हमला किसने कराया। तभी के तभी ये लोग पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है अपनी जिप्सी के साथ और वहां की जांच पड़ताल करती है। तभी उनकी नजर पड़ती है पेट्रोल पंप के एक सीसीटीवी कैमरे के ऊपर। वो लोग पूछते हैं, सर क्या ये कैमरे चालू हैं? वो कहते हैं, हाँ जी सर बिल्कुल चालू है, तुसी चेक करा हमरा कैमरे हमरे बिल्कुल चालू हैं। ये लोग अंदर पहुंचने के बाद जब फुटेज देखते हैं तो इनको समझ आता है कि शूटरों ने मतलब कुछ ना कुछ गलती की है जिससे इनकी जान बच पाई है, वरना तो इनका बच पाना नामुमकिन था। वो लोग बाइक की पहचान करते हैं और उनकी पहचान भी करते हैं, लेकिन पहचान नहीं हो पाती है। अब सोचने वाली बात ये थी कि इनके ऊपर हमला किसने कराया है, आखिर कौन है वो जो इन दोनों बुजुर्गों को मारना चाहता है। क्या इनकी कोई आपसी रंजिश है, क्या इनकी कोई फैमिली रंजिश है, या कोई इनसे किलसने वाला है। तो ये बात है 10 अक्टूबर 2019 की, दिल्ली के अंदर। ये लोग पहुंचते हैं सुबह पुलिस स्टेशन, जहां पर इन्हें दरोगा साहब ने बुलाया होता है। इनसे पूछताछ के वक्त पूछा जाता है कि सर आप ये बताइए, क्या आपको किसी पर शक है कि आपके ऊपर ऐसा हमला कौन करा सकता है? तो वो नाम बताते हैं राजेश पेट्रोल पंप वाले का, जो कि उन्हीं के इलाके में दूसरा पेट्रोल पंप चला रहा होता है। वो कहते हैं, सर हम आपको एक किस्सा सुनाते हैं, हमें इसलिए उस पर शक है। ये दोनों के दोनों मियाँ बीवी जो कि सरदार जी हैं, वो पहुंचते हैं उसके पेट्रोल पंप पर और पेट्रोल डलवाते हैं एक कैन के अंदर, जिसमें वो 5 लीटर पेट्रोल लेते हैं, लेकिन मशीन द्वारा 4 लीटर ही पेट्रोल निकाला जाता है, यानी कि घपलेबाजी चल रही होती है। ये चीजें देख उनके बीच में झड़प हो जाती है और मामला मारपीट तक आ जाता है। और जो वो पेट्रोल पंप वाला होता है वो कहता है इनसे, सरदार जी से, कि देखिए आप हमारा दिमाग खराब और हमारा बिजनेस खराब मत करिए, वरना मैं आप दोनों को गोली मार दूंगा या मरवा दूंगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। या तो आप अपने काम से काम रखो, वरना ये अच्छा नहीं होगा। तो उनको इसी बात को लेकर शक जाता है उसके पास। अब इतना था कि पुलिस पहुंचती है फिर उनके घर, उसे उठाती है, उसे पुलिस स्टेशन लाया जाता है। उससे पूछताछ में पता लगता है कि उसने किसी भी तरह का हमला नहीं कराया है। पुलिस उससे कहती है कि देखो, जब तक हमसे बिना पूछे कहीं भी तुम बाहर या किसी भी काम से या अपना फोन कभी भी बंद मत करना। हम तुम्हें जब भी बुलाएं एक फोन पर हमारे पास चले आना, फिलहाल हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। इतना सुनकर सरदार जी के पास पुलिस जाती है उनके घर और उन्हें समझाती है कि देखिए आपका जो मुजरिम है वो नहीं है, हम लोग इस केस की जांच पड़ताल में लगे हुए हैं, आप थोड़ा धीरज रखें, हम इसकी तह तक जाएंगे। अब आइए जानते हैं थोड़ा सा सरदार जी की फैमिली के बारे में। इनकी फैमिली के अंदर एक तो ये बुजुर्ग हैं, एक इनकी वाइफ हैं जिनकी उम्र 65-65 साल 70 साल के अप्रोक्सीमेट इतनी उम्र है इन दोनों की। एक इनका बेटा है और एक उसकी बीवी है, और उन दोनों से ही एक इनका दो इनके बच्चे हैं जिनकी उम्र 21 या 22 साल के करीब में है। दोनों के दोनों कॉलेज में पढ़ते हैं, दोनों के दोनों बहुत ज्यादा नेक और अच्छे किस्म के बालक हैं। एक दिन होता क्या है कि अच्छा हाँ, इनके एक भाई भी हैं जो कि इनसे दूसरे घर में रहते हैं। यानी सरदार जी की जो बहू है, उनका जो भाई है वो उनसे दूसरे 2 घर आगे रहता है। इनके फैमिली के कॉन्टेक्ट काफी ज्यादा अच्छे रहते हैं। फैमिली इनकी 5-6 जनों की ही होती है, इनका पेट्रोल पंप होता है अपना। ये अपनी जिंदगी काफी खुशी के साथ में बिता रहे होते हैं। तो एक दिन अचानक होता क्या है कि सरदार जी की जो बहू हैं वो अपनी कार के अंदर, फॉर्च्यूनर के अंदर जा रही होती हैं रास्ते से। तभी उनकी नजर
राइट हैंड पर पड़ती है, जिसमें एक बुलेट के ऊपर एक कॉलेज का लड़का और एक जवान लड़की किस कर रहे होते हैं आपस में एक दूसरे को। वो उसे देखने लगती है, देखते देखते उसकी नजर जाती है कि ये तो उसी का लड़का है, बीच रोड पर ही जो ऐसा काम कर रहा है। तभी बस होता क्या है, ये बाहर निकलती है, उसको थप्पड़ मारती है दो तीन, और उस लड़की को भी मारती हैं और पूछती हैं कि बता तू ये सब क्या कर रहा है, कॉलेज का बोलकर तू यहाँ पर उछल्ले उड़ा रहा है। तो वो लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है, वो बहुत डरता है अपने माँ बाप से, बहुत ज्यादा वो खौफ लेता है अपने माता पिता से। वो कहता है कि नहीं मम्मा, ये सिर्फ मेरी दोस्त है और ये है वो है। लेकिन मम्मा समझती नहीं है, क्योंकि मम्मा बहुत ज्यादा समझदार होती है, वो समझ जाती है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी उसकी नजर बुलेट पर पड़ती है, जिस बाइक के ऊपर वो दोनों बैठे थे। वो कहती है कि ये बुलेट किसकी है? तो वो कहता है ये मेरी ही है। वो कहता है अच्छा, तुझे किसने दिलाई? तुझ पर तो कल तक कोई बुलेट नहीं है, आज तेरे पे बुलेट आ गई। वो कहता है मुझे पापा ने दिलाई थी। अब वो ये सुनकर सोच में पड़ जाती है कि पापा ने तुझे दिलाई और मुझे बताया भी नहीं, तू झूठ बोल रहा है। वो उसको फिर मारती है। अब वो उसे सारी की सारी कहानी बताता है कि आखिर पापा ने उसको बुलेट क्यों दिलाई। देखिए, इसके जो पापा थे, यानी जिस पर बुलेट थी, इसके जो पिताजी हैं, यानी सरदार जी का जो बेटा है, वो एक कंपनी का मैनेजर है, जिसका फ्लैट भी है, जिसने उसे रेंट पर दे रखा है। वो बताता है कि पापा जी फ्लैट की मैनेजर के साथ में, पापा ने जिस फ्लैट को ले रखा है उसका जो मैनेजर है, लेडी रूबी नाम है उसका, उसके साथ में वो मतलब शारीरिक संबंध बना रहे थे। तो हम लोगों ने उनकी क्लिप रिकॉर्ड की और उनको ब्लैकमेल किया। उन्होंने इसीलिए हमको कार बाइक दिलाई है, बुलेट। ये सुनना था कि उस वो आग बबूला हो जाती है और कहती है अच्छा तुम झूठ बोल रहे हो। तो वो उसे वीडियो दिखाती है, उसको यकीन नहीं होता भाई का खुद का बेटा अपने बाप को ब्लैकमेल कर रहा है एक बुलेट के लिए। अब इतना ही था कि वो उससे रहा नहीं जाता, उसकी पत्नी तो कहती है यही टाइम है ना तेरे बाप का ऑफिस जाने का, चल दिखा कौन से फ्लैट पर है वो उसे लेकर रंगे हाथों उसी रूबी के साथ में फ्लैट में पकड़ लेती है। बस फिर क्या था, फिर भैया इस औरत से सब्र नहीं होता। ये बहुत ज्यादा थप्पड़ उसको वहीं मारती है और घर पर ले आती है और कहती है अपने माता पिता से, यानी जो उसके सास ससुर थे, कि अपने बेटे को इस घर से बेदखल करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आपका बेटा इस घर से दफा होगा। और ये देखो ये वीडियो, ये अपनी मैनेजर के साथ में शारीरिक संबंध बना रहा था वहां पर, और न जाने कब से मुझे धोखा दे रहा था। और ये जो तुम्हारा पोता है, इसने अपनी बाप की एमएमएस बनाई है, वीडियो क्लिप बनाई है, जिससे ये अपने बाप को ही ब्लैकमेल कर रहा था। आज मैंने इसे भी बीच रोड पर किस करते हुए पकड़ा है कि आखिर इस घर में के अंदर चल क्या रहा है। तो ये सुनकर दादा दादी बिल्कुल दंग रह जाते हैं कि अपनी औलाद की औलाद ऐसी और अपनी औलाद ऐसी। बताओ, सोचने वाली बात है यार, इतना ज्यादा गिरा हुआ आदमी हो सकता है कोई अपनी मैनेजर के साथ में ऐसे काम कर रहा है शादीशुदा होते साथ, और खुद का बेटा उसे ब्लैकमेल कर रहा है। उस दिन रात को इस घर में बहुत ज्यादा कलेश होती है, सबके मुंह मोटे मोटे हो जाते हैं। सबको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। अब देखिए दोस्तों, अगले दिन इसका जो दूसरा बेटा था इस औरत का, जिसका पति गुलछर्रे उड़ाता हुआ पकड़ा गया था फ्लैट के अंदर, उसका एक राज खुलता है इस औरत के सामने। उसका राज ये था कि वो अपने घर से ज्वेलरी वगैरह चुराता था या पैसे वगैरह चुराता था, उसको बेचता था और ड्रग्स खरीदा करता था। वो लड़का सूखे नशे का आदी हो चुका था। जब उसकी माँ को ये बात पता लगती है तो वो उसे पुलिस के हवाले कर देती है और पुलिस उसे नशा मुक्ति केंद्र छोड़ देते हैं। उसकी इस बात से उसका जो मामा था, लड़के का मामा, यानी उसकी अम्मी का भाई, वो बहुत ज्यादा परेशान होता है, बहुत ज्यादा गुस्से में होता है कि आखिर यार मेरी बहन ने इसे गलत भेजा है। वो बहुत ज्यादा रो रहा होता है कि मुझे बचा लो, मैं अब नहीं करूंगा। लेकिन ये औरत इस पर तरस नहीं खाती और उसे नशा मुक्ति केंद्र भेज देती है, क्योंकि उसे अपनी औलाद की फिक्र होती है कि आखिरकार ये बिगड़ गई तो मेरा सहारा कौन बनेगा, या ये अपनी जिंदगी खुद ही बर्बाद कर लेंगी। इस घटना के 10 दिन बाद ये तीन औरतें एक साथ ताश खेल रही होती हैं, जिनमें एक इनकी पड़ोसन, इस और लड़की की सास और ये खुद, ये तीनों की तीनों लेडीज घर पर ताश खेल रही होती हैं। तभी घर की कुंडी खटखटाने की आवाज आती है। इसकी जो बहू थी वो बाहर आती है, देखती है कौन है, एकदम अचंग रह जाती है। तभी इसके सीने पर एक गोली लगती है और ऑन द स्पॉट इसकी मौत हो जाती है। फिर इसकी सास बाहर आती है देखने के लिए क्या हुआ, आखिर कैसी आवाज आई।
उसके सर में गोली लगती है, वो वहीं पर बेहोश हो जा वो उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। तीसरी जो औरत थी जो कि पड़ोसी थी, वो आती है और देखती है कि अरे! यहाँ क्या हो रहा है? वो कातिल को भी देखती है। अब कातिल जैसे ही गोली चलाता है तो गोली नहीं चलती। कातिल जल्दी से पेचकस निकालता है, वहीं पर रखा होता है पेचकस, और उसको इस तरीके से गोदता है कि उसके यहाँ लगने से पेचकस उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन जब पुलिस इस घटना स्थल पर पहुंचती है तो वो जानकारी लेती है सारे के सारे मामले की। सबको उठाया जाता है, उसके दादा को, उसके जो भाई था, उसका जो पति था, उसके जो बेटे थे, सबसे पूछताछ होती है कि आप सब लोग कहाँ थे। दादाजी कहते हैं कि हम तो पेट्रोल पंप पर थे। उसका लड़का कहता है मैं ऑफिस में था। बच्चे कहते हैं हम कॉलेज थे। अब सोचिए आप लोग, इस घटना का अंजाम जाएगा तो जाएगा किस पर? क्या कोई बाहर का था? क्या कोई ऐसा था जिसने रंजिश निकाली, या कोई अपने ही घर का था? अब पुलिस इस केस की तह तक जाने लगती है। तभी उनको कुछ सुराग मिलने चालू होती हैं, जिसमें वो सबसे पहले उसी को उठाते हैं जिस पेट्रोल पंप वाले ने उनको धमकी दी थी, और उसे टॉर्चर किया जाता है कि आखिर तूने पहला हमला कराया, तब तो काम नाकाम हो गया, तो तूने दूसरे हमले में इन तीनों की हत्या कर दी, इन तीनों की जान ले ली। ये सुनकर वो बेचारा दंग रह जाता है और कहता है सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैंने किसी की भी जान नहीं ली है, मैंने कोई खून ना किया है ना कराया है। अब पुलिस परेशान थी कि हम बिना सबूत के इसको गिरफ्तार कैसे करें। सारे के सारे लोग उसी पर शक कर रहे थे कि आखिर कातिल यही है। फिर एक दिन दोस्तों, इस केस के अंदर एक बहुत ही संगीन मोड़ आता है, जिसके तहत पता ये लगता है कि इस केस का जो मास्टरमाइंड था वो तो कोई और ही था। पुलिस लगी किसी और के ही पीछे थी, और ये कांड किसी और ही ने किया था। लड़की का ये जो बहू थी इस घर की, इसके भाई को बुलाया जाता है, उससे पूछताछ होती है, वो भी नहीं मानता। रूबी को पकड़ा जाता है। रूबी बताती है कि मैं इसके साथ थी, रिलेशन में थी, इससे शादी करना चाहती थी, उसे डिवोर्स दिलाना चाहती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया। पर मेरा इस केस में, हत्या में, मर्डर में कुछ भी हाथ नहीं है। अब देखिए, इस कहानी में जो मोड़ आता है वो आता है पिस्टन से। वो जो रिवॉल्वर थी जिसने दो गोली चलाई थी, उसके जो खोखे मिले थे, उनसे पता ये लग रहा था कि उस पिस्टन को ढूंढा, उस गन को ढूंढा जाए जिसके ये खोखे निकले हुए हैं। तो वो जो दूसरा पेट्रोल पंप वाला मालिक था, उसकी गन लाई जाती है, उसकी गन उससे मैच नहीं करती। तीसरा जो था उसकी गन मैच नहीं करती, उसका भाई जो था उसकी गन मैच नहीं करती। अब पुलिस परेशान थी कि आखिर गन मैच क्यों नहीं कर रही है, किसकी कर रही है? जब हत्यारे ये हैं तो गन का मैच यही करनी चाहिए, आखिर इन लोगों ने गन किससे ली है? एक दिन ऐसे ही ऑफिसर के दिमाग में ख्याल आता है, क्यों ना हम इनके घर वालों पर भी शक करके देखें। हो सकता है घर के अंदर ही मुजरिम छुपा हो, जब बाहर के सारे लोग निर्दोष हैं तो घर को पर भी तफ्तीश की जाए। तभी सरदार जी से मिला जाता है और कहा जाता है आपके पास कोई लाइसेंसी हथियार है? वो कहते हैं हाँ। कहते हैं लाइए हमारे पास। तो वो हंसकर कहते हैं क्या साहब, आप हमारे घर के कातिलों को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो अब हम ही पर शक कर रहे हैं। वो कहते हैं अरे सरदार जी, टेंशन काहे को ले रहे हो, लेकर आओ जरा हथियार, अभी देखेंगे कौन है कौन नहीं है। नहीं हुआ, शक कर रहे हैं हम, हमें अपना शक दूर करने दीजिए, आप लेकर आइए। सरदार जी लाते हैं और उनके हाथ में दे देते हैं। वो जैसे ही खटका दबाते हैं तो पिस्टन जाम पड़ी होती है। उसकी जो मैगजीन निकाल कर देखी जाती है तो उसके अंदर 2 गोलियां कम होती हैं, बाकी गोलियां फिक्स रहती हैं। अब पुलिस को यहीं पर शक हो जाता है कि दोनों गोली यूज हुई, यूज होने के बाद एक गोली अटक गई, जिसकी वजह से तीसरी को उसने पेचकस से मारा था। तो पुलिस का ये शक शक जो था वो सच में बदल जाता है कि इस ही गन से इनके बीवियों की, इनके औरतों की हत्या की गई है। बस ये बात कहनी थी कि सारे घर के अंदर कोहराम मच जाता है, सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा किसने किया। अब पुलिस का शक घूम फिर कर एक ही आदमी पर जा रहा था, जो था उस लड़की का भाई। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, जो इन लड़कों का मामा था, उस पर उनका शक जा रहा था। उसे उठाया जाता है, उस पर मार बजाई जाती है, तो वो भाई साहब हांग जाते हैं कि जी हाँ, ये सब घटना को अंजाम मैंने ही दिया था। उस रात मैं उनके घर गया, मेरा प्लान सिर्फ मेरी बहन को मारना था, इन दोनों को नहीं। जब मैंने उसे मार दिया तो वो भी अंदर से निकल आए, इनकी सास और इनकी पड़ोसन भी, तो मुझे मजबूरन उनको निपटाना पड़ा।
2 गोलियों के बाद में गन जाम हो गई, इसीलिए मुझे उसे पेचकस से मारना पड़ा। अब पुलिस, सोचिए उनको कैसा फील हो रहा होगा कि आखिर वो जमाने को खंगोलते डोल रहे हैं और कातिल उनके खुद के घर में बैठा है। खुद भाई ने अपनी बहन को मार दिया, किस वजह से? कि वो अपनी औलाद पर अत्याचार कर रही थी, वो किसी की नहीं सुनती थी। क्या ये उसकी गलती थी कि वो अपनी औलाद की परवाह कर रही थी, उसे नशे से दूर रखने के लिए नशा मुक्ति केंद्र भेज रही थी, या अपने पति का पति से, वो अपने पति से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी जिसे उसने रंगे हाथों पकड़ा, उसे पुलिस के हवाले कर दिया, उसे बेदखल करने की बात की? क्या ये गलत था? आखिर वो क्या गलत कर रही थी? कैसे कैसे लोग हमारे समाज के अंदर जी रहे हैं जिसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं कितने लोगों की जिंदगियां ले रहा हूं अपने इन बेकार मनहूसियत हाथों से। 3-3 जनानियों का, लेडीजों का कत्ल इस बंदे ने अकेले ने कर दिया। आखिर ऐसे लोग हमारे समाज के अंदर हैं ही क्यों? उनको तो वक्त रहते ऊपर वाले के पास चला जाना चाहिए। तो आज का ये केस, एक ये सच्ची घटना थी जो मैंने आप लोगों तक पहुंचाई है। उम्मीद है आप लोगों को सुनकर कुछ समझ आया होगा कि इसके अंदर एक डार्क मैसेज छुपा था कि हम लोग जिन्हें अपना समझते हैं, जरूरी नहीं है वो अपने ही हो, बल्कि उनको आस्तीन का सांप भी कहा जा सकता है। ये हमें और तुम्हें पहचानना है कि कौन हमारा अपना है और कौन हमारा आस्तीन का सांप है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। हमारा मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।